दोस्तों तमिलनाडु में अभी भी सरकार फाइनली नहीं बन पा रही है। कारण कि जो मेजॉरिटी चाहिए ना, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ है वहां की विधानसभा की 234, लेकिन विजय जो है उनकी पार्टी को, जिसका नाम है टीवीके, उनको केवल 108 सीटें मिली। फिर उन्होंने गठजोड़ करके अल्टीमेटली अब और 8 सीटें जोड़ ली और काउंट उनका पहुंच गया 116 पे। लेकिन हमें पता है कि मेजॉरिटी के लिए चाहिए टोटल 234 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, इसका मतलब टोटल सीटें चाहिए 118। अभी भी 2 सीटें शॉर्ट पड़ रही है। तो ये एक अपने आप में अनसर्टेनिटी का माहौल अभी भी तमिलनाडु में बन रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर जो गवर्नर हैं वो अपनी डिस्क्रिशन का यूज करते हुए बार बार, विजय अभी तक 3 बार मिल चुके हैं तमिलनाडु के गवर्नर से, और तीनों बार में एक ही पॉइंट आया है कि आप एक काम करो, 118 सपोर्टिव लेटर्स हैं वो सबमिट कर दो, जिससे कि फिर बाद में कॉन्फिडेंस आपका क्लियर हो जाएगा और फिर हम आपको शपथ दिला देंगे। तो ये अभी के टाइम पे पूरी इक्वेशन उलझी हुई है। इसके अलावा देखो, PWNIS की तरफ से आप लोगों के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो ब्रिज कोर्सेज है वो लॉन्च किए गए थे। उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। आप मान लो इनमें से कोई भी कोर्स बाय करते हैं तो 15 मई तक आपको जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उन सबका एक्सेस दिया जाएगा, जिससे कि माइंडसेट में आपके क्लैरिटी आ जाए चीजों को लेकर के, राइट। और 15 के बाद में आप जो भी सब्जेक्ट के लिए जाएंगे वो सब्जेक्ट आपका एक्सेसिबल रह जाएगा, बाकी ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। तो आप थोड़ा सा इस चीज के लिए 15 तारीख तक एक्सेस ले सकते हैं। ओके, डिटेल्स हैं वो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर बात आती है ऋषभ सर की, तो वो कल से रिज्यूम कर लेंगे। आज कोई काम आ गया था उनके, इस वजह से ही मुझे काम मिला है। देखो, आज हमारे पास में जो आर्टिकल्स हैं उनमें पहला है फसाई का। देखो, हम जानते हैं कि जो वेजिटेरियन डाइट लेने वाले लोग होते हैं उनके लिए प्रोटीन का सोर्स होता है अच्छा खासा पनीर, दूध से बना हुआ पनीर। लेकिन आजकल मार्केट में क्या है, फेक पनीर या एनालॉग पनीर भी देखने को मिलता है। तो फसाई की तरफ से ये कहा है कि जो एनालॉग पनीर है उसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, जिससे कि लोग सोच समझ करके उसे कंज्यूम करें। नहीं तो क्या होता है कि प्रोटीन देख करके कोई भी फिर फेक पनीर को भी कंज्यूम कर लेता है, लेकिन सही मायने में जो एमिनो एसिड्स, जो प्रोटीन कंटेंट बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उल्टा कई बीमारियां पनप जाती हैं। ठीक, तो पनीर की थोड़ी सी एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बात करें। हाई क्वालिटी प्रोटीन जो होता है उसमें एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। और देखा जाए तो हमारे देश में ज्यादातर जो पनीर का कंजम्पशन है वो दूध से बने हुए पनीर का होता है, जिससे कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। इसके अलावा बोन और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है पनीर, जैसे कैल्शियम सप्लाई हो जाती है, हेल्दी फैट्स हैं। इसके अलावा बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, नर्व सिस्टम हो गया, मेटाबॉलिज्म है, इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव काम करता है। वहीं पर एनालॉग पनीर क्या होता है, ये मानो एक तरीके का नकली पनीर जिसे बोलते हैं वो है, जिसमें वेजिटेबल ऑयल यूज होता है ना कि दूध, स्टार्च यूज होते हैं, एमल्सिफायर्स यूज होते हैं। मतलब कि एक तरीके का ऐसा एडेसिव या मिक्सचर मटेरियल जो कि बाकी फूड स्टफ को मिक्स करके रेडी करता है, लगे यूं कि जैसे पनीर ओरिजिनल है। ऐसे तो दिखने में पनीर वो है, लेकिन न्यूट्रिशनल कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट। अब सोचो, अगर लोकल ट्रेडर्स या वेंडर्स के पास में ये पनीर आएगा, तो कोई अगर जिम जाता है और वो अगर रेगुलर बेसिस पे इस एनालॉग पनीर को कंज्यूम करेगा तो बीमारी बढ़ेगी ना। साथ ही साथ इसके साथ कंसर्न क्या रहे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगेन, कि आप रियल पनीर खाते हो तब तो बहुत कुछ आपकी बॉडी को मिल रहा है, लेकिन पता पड़ा कि पनीर के नाम पर पेट तो भर रहा है खाया जो मार्केट से लेकर के, लेकिन जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। हेल्थ रिस्क भी इसमें रहता है, क्योंकि इसमें कई तो क्या होता है, हाईली प्रोसेस्ड वेजिटेबल फैट्स होते हैं। अब आप सोचो, डालडा घी चलता था पहले, ब्रांड था वेजिटेबल घी जिसको बोला गया था, वनस्पति घी बोला जाता था उसको। तो उसको क्यों बंद किया गया, क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी, मोटापा बढ़ता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आने लग जाते हैं आपकी बॉडी में, और नतीजतन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये कईयों की तो फैटी लिवर हो जाता है, तौंद निकल आती है ना, एकदम से पेट बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसमें
खाते हैं तब तो फील होता है कि अरे वाह बहुत बढ़िया हेल्दी खाना खा लिया, तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आता है, लेकिन न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। फिर आ जाओ वल्नरेबल ग्रुप, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और जो वेजिटेरियन डाइट पे रिलाई करते हैं, उनके लिए पनीर एक कॉमन सोर्स है, तो वो ज्यादा रिस्क में है। फिर देखो ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ असाई, इसमें देखो प्रीलिम्स में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2006 में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत। नेचर ये एक एक्ट के बेसिस पे स्टैब्लिश्ड है ना, इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्थापित की हुई। नोडल मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है। काम है फूड स्टैंडर्ड्स को सेटल करना, और जहां पर भी फूड बन रहा है, उसका स्टोरेज है, उसका बेचना है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको प्रॉपर मॉनिटर करना, जिससे कि कॉम्प्रोमाइज ना हो क्वालिटी ऑफ फूड स्टफ में। ठीक है, चलते हैं आगे। पंजाब फार्म स्टे पॉलिसी। देखो पंजाब के खेत हमें फिल्मों में बहुत देखने को मिलते हैं, तो पंजाब की सरकार ने क्या किया है, 2026 के लिए फार्म स्टे पॉलिसी लॉन्च की है। मतलब ये कि कोई भी अगर पंजाब के गांवों में रह करके रियल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो इस पॉलिसी के चलते वो गांव में जिनके पास में भी 1 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है, उनके घरों में रह करके रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो टूरिज्म बढ़ेगा पंजाब में, और दूसरा एक तरीके की जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसको आपने सप्लीमेंट करने का काम कर दिया। तो ये एक अपने आप में यूनिक इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। जानते हैं पूरा डिटेल में। देखो इसमें फार्म्स को बेस्ट सस्टेनेबल फार्म स्टे के तौर पे डेवलप करना। इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर पंजाब में घूमने की प्लानिंग करो, पंजाब की रियल कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहो, तो जिनके पास में भी इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन होगा, वहां जाकर के आप आराम से रह पाएंगे। जितने दिन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट बनेगा, और हर किसी के नहीं, आप आराम से देखिए रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हर एक खेत के बाहर लगा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड खेत होंगे, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि हमें होम स्टे करना है या फार्म स्टे करना है। इससे खेती कैसे होती है, खेती में कौन कौन सी मशीनरी काम आती है, रियल में आप शहर में रहते रहते थक गए, एक थोड़ा सा स्टे ब्रेक लेना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी यहां पर हो पाएगी। फार्म स्टे क्या है समझ गए होंगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर इस पॉलिसी के क्या फ्रेमवर्क्स है, प्रोविजंस है। देखो एक तो क्राइटेरिया हमें ध्यान रखना है, कम से कम 1 एकड़ जमीन किसी भी फार्मर के पास होगी तो वो एलिजिबल है, और साथ में उनको ये इंश्योर करना होगा कि उनके खेत के नाम पर अगर कोई टूरिस्ट उनके यहां पर आके रुक रहा है, तो वो खेत का टूर कराएंगे उनको। ठीक, बुलक कार्ट या ट्रैक्टर पे उनकी राइड कराएंगे, जिससे कि उनको रियल में एक्सपीरियंस हो, जो भी टूरिस्ट आपके यहाँ पे रुक के पैसा दे रहा है ना। फिशरी विजिट कराए, डेयरी विजिट कराए, लोकल शॉपिंग करवाओ, आप उनको बताओ कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे मार्केट ऑपरेट करता है। मतलब कि गांव की जिंदगी जिन्होंने नहीं जी, उनको गांव का एक्सपीरियंस रियल में कराइए आप। तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा एलिजिबिलिटी, कि फार्म स्टे के लिए आपको अलग से कोई घर बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपका खुद का घर है ना, जहां पर ऑनर खुद रह रहा है, उसी घर में भी आप रोक सकते हो अपने आने वाले गेस्ट को। ऑन साइट जो भी घर है वो एलिजिबल है। इसके अलावा आपका घर नहीं है, खेत ही है, कोई बात नहीं, खेत में आप एक स्टैंड अलोन फार्म स्टे यूनिट बना सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो पुरानी स्कीम चल रही है पंजाब में 2021 में, उसमें जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा ना, उनको अब पंजाब फार्म स्टे पॉलिसी 2026 में री रजिस्टर कराना पड़ेगा एक बार, 180 दिन के अंदर अंदर। और सबसे बड़ी बात, जो लोग फार्म हाउस के नाम पर किसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा चुके हैं, इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना, उन लोगों को अर्बन प्लानिंग के तहत इंक्लूड कर लिया जाता है, तो वो लोग यहां इंक्लूड नहीं होंगे, वो एक्सक्लूडेड है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा आसान है, ऑनलाइन फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल है, उसके थ्रू आप अप्लाई करो, 21 वर्किंग डेज में आपका अप्रूवल आ जाएगा। वैलिडिटी रिन्यूअल, एक बार आप अप्लाई करते हो तो 5 साल के लिए आपकी वैलिडिटी रहेगी। मतलब फार्म स्टे पॉलिसी के तहत आप टूरिस्ट को अपने घर पे रोक सकते हैं 5 साल तक, समझ गए, अलग अलग, एक कोई नहीं, 5 साल अलग अलग है ना। और फिर रिन्यूअल कराते हो तो हर 3 साल में आपको रिन्यूअल कराना होगा। और रिन्यूअल के लिए क्या करना है कि आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन, अगेन एक विजिट करनी होगी, वीडियो कराना होगा, और फिर उसके बाद में ऑनलाइन अप्लाई कर दो। फिर उसके बाद में उसकी ऑडिट हो जाएगी एक प्रॉपर, कि हाँ भाई कोई इश्यू आ रहा है, तो फिर बाद में जो भी
पर्टिकुलर कंसर्न डिपार्टमेंट है पंजाब गवर्नमेंट का, वो आकर के स्टडी कर लेंगे कि हाँ भाई क्या इशू है, करना है कि नहीं करना अप्रूवल, व्हाटसोएवर द केस मे बी, राइट। अब आ जाओ, इसमें सस्टेनेबिलिटी की बात की तो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, तो सीधी बात आप यहां पर एक तरीके से टूरिज्म को सीधा कनेक्ट कर रहे हो फार्म के साथ में, तो वहां पर आपको वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर करना होगा, ठीक है। चाहे फिर वो कचरे को साइड बाय साइड अलग अलग इकट्ठा करवाना हो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो अलग से इकट्ठा करना है, सूखा कचरा अलग से, ग्रीन टूरिज्म को प्रमोट करना है, अगेन वही बात, वाटर मिसयूज नहीं हो, रीयूज करने पे जाए, सोलर एनर्जी पे रिलाई किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस, ठीक। फार्म स्टे ऑपरेटर जो होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन वो जो खेत के मालिक है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो मंथली बेसिस पे अपनी रिपोर्टिंग देंगे, कितने लोग आके आपके रहे, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, रियल टाइम में आपको फॉर्म सी फिल करके अपडेट करना होगा कि टूरिज्म का क्या एक्सपीरियंस रहा। और साथ ही साथ एक बड़ी पॉइंट कि जो भी रजिस्टर्ड फार्म स्टे ऑनर्स होंगे ना, उन लोगों को अपने खेत के बाहर बोर्ड लगाना होगा, तभी तो प्रमोशन होगा ना कि यहां पर रुक सकते हैं, और साथ में वहां पे सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा कि हाँ जी ये रजिस्टर्ड है और इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, किस कैटेगरी में इनको रखा गया है, सही है। इसके अलावा इसका फायदा टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उस पर जो लोड है वो हटेगा, किसान की इनकम बढ़ने का स्कोप, पंजाब में जो रूरल कल्चर का स्कोप है वो और एक्सपेंड होगा, लोग देखेंगे सीखेंगे, और साथ में बैलेंस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कि फार्मर अच्छी क्वालिटी से अपनी स्टे करवा रहा है तो उसको ऐसे परेशानी का सामना ना करना पड़े, और टूरिज्म भी एक्सपेंड होने का स्कोप। नेक्स्ट, शिप रिपेयर फैसिलिटी एट वडीनार गुजरात। सबसे पहली बात, वडीनार कहां है? देखो, अगर हम गुजरात के मैप को देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, राइट, ऐसा कुछ है। तो ऐसे में वडीनार की अगर लोकेशन मैं बताऊं आपको तो यहां पर तो आएगा वडीनार, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, इधर बताऊं तो मैं, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, कच्छ गल्फ बोल दो इसको या गल्फ ऑफ कच्छ बोल दो, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, डन। चलो जी, अब यहां पर नॉर्दर्न साइड में तो यहां तो है आपका कांडला पोर्ट, इससे इधर आओगे तो यहां आता है मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट से जस्ट साउथ वाली साइड में जाओगे सौराष्ट्र वाले लोब में तो वहां पर आपको मिल जाएगा वडीनार पोर्ट, और इधर देखोगे तो वडीनार पोर्ट से थोड़ा सा ईस्ट में मिल जाता है जामनगर पोर्ट। तो ये चार मेजर पोर्ट्स हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है ये वाला वडीनार पोर्ट गल्फ ऑफ कच्छ में, क्लियर। चलो मुद्दा क्या है वो देखें। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि अब हम यहां पर मॉडर्न शिप रिपेयर जो है बड़े बड़े शिप्स का वो अब वडीनार पोर्ट पर भी करा पाएंगे, और इसके लिए 1570 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब देखो, शिप आपको पता है इस तरीके के स्ट्रक्चर में होता है, तो इनको रिपेयर करने के लिए आपको बड़े बड़े डेक्स बनवाने होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहां पर अभी तक इतना कोई बड़ा डेक था नहीं, अब ये वडीनार वाला डेवलप हो जाएगा तो विदेशों से हमें हमारे शिप्स रिपेयर करा के मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड दोनों मिलकर के इस पे काम करेंगे, और ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसी को अपग्रेड किया जाएगा, समझ गए, तो उसी को बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ये एक नेचुरल डीप ड्राफ्ट होगा, अगेन वही बात कि वेस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें तो वहां पर हमें पता ना एस्कारपमेंट्स हैं, ऊंची दीवार की तरह खड़ा हुआ पोर्शन है वेस्टर्न हमारा कोस्ट, तो वहां पर नेचुरल हार्बर बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती, कनेक्टिविटी भी बड़ी आसान रहती है। तो इसकी कनेक्टिविटी हमने देखी, बाकी जो बड़े पोर्ट्स हैं जैसे मुंद्रा, कांडला, इनके पास में ही लोकेशन आ गई, साथ में 650 मीटर लंबी 650 मीटर लंबी जेटी, जेटी का मतलब इस तरीके की दीवार को बोलते हैं जेटी, 650 मीटर लंबी जेटी क्रिएट की जाएगी जिससे बड़े बड़े शिप्स को ट्रेड किया जा सके। फायदा क्या होगा, मैंने बताया, फॉरेन पर डिपेंडेंसी कम होगी, इससे फॉरेन में अब जो पेमेंट करा के हमें रिपेयर करा के सर्विसेज मिलती थी वो हमारा फॉरेक्स बचेगा, है ना। पोर्ट है वो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव बनेगा, तो विदेशी शिप्स को भी हम रिपेयर कर पाएंगे, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग हम करते हैं वैसे शिप्स की सर्विसिंग होती है, तो वो चीज हो गई। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, अभी हमारे पास में रिपेयर करने के लिए मैक्सिमम कितनी लेंथ के वेसल को हम अलाउ करते हैं, 230 मीटर,
लेकिन जैसे ही ये पूरा वर्डनार वाला जो ये शिप रिपेयर फैसिलिटी डेवलप हो जाएगा तो 300 मीटर लंबे शिप्स को भी हम रिपेयर कर पाएंगे। तो आप समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये एक प्रोजेक्ट हो जाता है। बाकी देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतने ही। डिस्कशन के लिए आर्टिकल्स थे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर PWOnlyIAS ऑफिशियल को। फिर आती है बात आपको PDF की, तो नीचे पिन कमेंट में आपको वहां पर डिटेल्स दे दी गई है और उसी में PDF लेने के लिए भी एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप PDF ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।